वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है अपनी प्यारी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं द एग्जाम पैक ऑफ द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है फॉर द क्वालिटी पर्पसेस, ताकि आपसे बिल्कुल चैप ऑन ना हो और हम शांति से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर पाए, उन्हें सॉल्व कर पाए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पहले 2 चैप्टर्स के एग्जाम पैक रेडी हो चुके हैं, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उनको आप आसानी से जाके एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस का जो पेस होगा वो मैं बहुत ज्यादा रखने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन चैप्टर्स, इन क्वेश्चंस के बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ। बस इस वीडियो से आपको कुछ बंच ऑफ क्वेश्चन, करीब 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। सो बिना किसी देरी के कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उड़ने को तैयार हैं। सो चलो बेटा जी, आ जाओ। पहला क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एट द विच प्लेस जाइगोट, क्या है भैया? रुक जाओ, कैसी लग रही है आज मेरी नई नई स्लाइड? ठीक है, आज मैंने सब चेंज कर दिया, बताना है ना कैसी लग रही, बढ़िया लग रही, नहीं लग रही। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज द प्लेस ऑफ जाइगोट इन द प्लांट्स? आपको बताना है कि जाइगोट कहाँ बनता है। ओके, तो जाइगोट कहाँ बनता है? बताया था मैंने आपको, जाइगोट बनता है इनसाइड द ओव्यूल। याद है कि नहीं याद है? ये ओव्यूल होता है। ओव्यूल किसके अंदर होता है? इस प्रकार से सुंदर सी एक ओवरी होती है। तो ओव्यूल के अंदर है बच्चों जी, सॉरी ओवरी के अंदर है। बाप रे, ये आज नई नई स्लाइड जो है मेरे आंखों में चमक रही है। ठीक है, तो ये होती है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो है यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बेटा जो है तेरा 2n जाइगोट बैठा है। 2n मतलब इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। मान लो कि किसी पौधे में 16 क्रोमोसोम होते हैं, तो 8 मम्मी से आते हैं उसके और 8 पापा से आते हैं उसके। ठीक है, तो इसके पास मान ले 16 क्रोमोसोम है, 8 मम्मी के 8 पापा के। क्लियर है? तो जो जाइगोट की पोजीशन है इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है? इनसाइड द ओवरी। आफ्टर fertilization the ovule is converted into the seed and ovule is converted into the seed and ovary is converted into the fruit। ठीक है, तो फ्रूट बन जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, like your ma'am। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। illustrate the following with the help of suitable diagrams: spore formation in rhizopus and multiple fission in the plasmodium। it is very very important question, आपको ये आना चाहिए बिल्कुल। इसमें भी किसी भी प्रकार की कौतूहल नहीं होनी चाहिए कि मैम ये वाला हमें नहीं आता है। राइजोपस का डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये PYQ का भी है और इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप लोगों को स्पोर फॉर्मेशन और मल्टीपल फिजन, इन दोनों का डायग्राम आना चाहिए। ये ऐसे ही बनेगा, ध्यान से देख लीजिए इसको। डायग्राम प्रैक्टिस सेशन में मैंने आप लोगों को इसको ऑलरेडी बनाना सिखा दिया है। आप लोगों को इसके लिए सेशन लगाना है, डायग्राम प्रैक्टिस सेशन। डायग्राम प्रैक्टिस सेशन में इसको कैसे बनाना है इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी है, और आप लोगों ने इस सेशन में मेरे साथ डायग्राम बनाना सीखा है। हम लोगों ने हर चैप्टर के डायग्राम प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिस भी बच्चे को राइजोपस कैसे बनता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सिस्ट कैसे बनता है, वो उस सेशन में देख सकता है। डायग्राम प्रैक्टिस सेशन मैम ने लास्ट मतलब मान लो 5-6 महीने पहले एक बनाया था और एक अभी अभी परसों बनाया। इन दोनों सेशंस को जो आपको ध्यान से देखना है, 1 और 2 दोनों देख लीजिए, पूरे चैप्टर के डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस का डायग्राम एंड मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ये दोनों डायग्राम आपको आने चाहिए। मल्टीपल फिजन जो प्लाज्मोडियम होता है ये आपको मलेरिया फैलाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये याद रखिएगा। सो मैं ये बना के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कई बार इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चों, ये आता है। तो अगर मैं देखूँ तो ये जो राउंड चीज है, मेरा ना मन नहीं मानता है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है। तो ये जो राउंड चीज होती है, इस पर ये जो डंडा होता है, इस राउंड चीज को हम कहते हैं बेटा जी स्पोरेंजियम। इसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। जब स्पोर गिरता है तो स्पोर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद एक डंडा बनाता है। इस डंडे को आप हाइफा कह सकते हैं, ठीक है, या स्पोरेंजियोफोर कह सकते हैं। स्पोरेंजियोफोर कहा है इसमें, आप हाइफा कह सकते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है। उसके बाद इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाती है बच्चों? उसके बाद इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाती है? साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। धीरे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या बनता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन बनती है, और सेल मेम्ब्रेन से इस तरीके से स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं। उसके बाद ये स्पोरेंजियम फट जाता है और सारे स्पोर जमीन में आ जाते हैं, फिर से जर्मिनेट होते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होता है देखो भैया,
ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं। जैसे मान लो कि ये लीवर सेल के अंदर घुस गया, ये सेल ऑफ प्लाज्मोडियम लीवर सेल के अंदर घुस गया। लीवर सेल के अंदर अगर लीवर सेल के WBC इसको खाना जाए तो ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्ट। तो ये होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये क्या बना लेते हैं, अपने अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है। और इस तरीके से ये देखो, इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म बन जाता है। इस तरीके से ये क्या बना लेते हैं, बहुत सारे प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। सिस्ट फेवरेबल कंडीशन आने पे फट जाती है और बहुत सारे डॉटल प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूक्लियस डिवाइड करना है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म बनाना है, फिर बन गया प्लाज्मोडियम। होता है क्या प्लाज्मोडियम में, सेल मेम्ब्रेन होती है और एक आपका न्यूक्लियस होता है, बन गया प्लाज्मोडियम। सिस्ट जैसे फेवरेबल कंडीशन नहीं आती तब तक सिस्ट के अंदर, लीवर सेल के अंदर सिस्ट बना है प्लाज्मोडियम का, उस सिस्ट के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम सिस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। कभी तो नंबर आएगा मेरा, जैसी उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है सिस्ट बूम फट जाता है और सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स, स्टेट 2 बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन। द डीएनए इन द न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए से हमेशा पहले बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कैसा प्रोटीन बनेगा। डीएनए बदल जाता है इसीलिए प्रोटीन भी बदल जाता है। मम्मी पापा का डीएनए मिक्स होता है तो नए टाइप का डीएनए बनता है, इसीलिए आपका भी डीएनए नया बना। अब ये तुम्हारे अंदर नया डीएनए बनेगा तो प्रोटीन भी तो नया बनेगा ना। अगर आपके पास एज इट इज डीएनए आ जाता, कोई चेंज नहीं होता, तो आप अपने माँ बाप की कार्बन कॉपी होते, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। हमेशा जब भी कोई नया बच्चा बनता है तो उसमें नया कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए आता है, जिसकी वजह से नए प्रोटीन बनते हैं। और जो कुछ भी आपको बाहर से दिखता है एक्चुअली वो बेटा प्रोटीन ही तो होता है, और वो प्रोटीन जो है आपको अपीयरेंस देता है कि आप ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो 2 बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले आपको डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा बेटा। समझ में आ गई बात? ये हम कई बार इसके बारे में बात करते हैं कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद एक कॉपी जो है वो आपके पास आएगी, एक पेरेंट के पास रहेगी। तो डीएनए कॉपी करना पहला। दूसरा, जब आप डीएनए कॉपी कर रहे हैं साथ ही साथ सब कुछ कॉपी करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ डीएनए कॉपी कर लीजिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिप्रोडक्शन का 1 शॉट लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? रिप्रोडक्शन 1 शॉट जिन बच्चों ने नहीं लगाया है, अभी भी समय है बच्चों, रिप्रोडक्शन का 1 शॉट लगा लीजिए। तो सबसे पहले आपको डीएनए कॉपी करने का 2 बेसिक इवेंट, एनसीईआरटी का सवाल है बेटा। दिस इज द एनसीईआरटी सवाल। एनसीईआरटी में ये पूछा जाता है कि भैया सोर्स ऑफ प्रोटीन है डीएनए, आपके रिप्रोडक्शन में 2 बेसिक इवेंट क्या होते हैं? पहले डीएनए को कॉपी करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप डीएनए को कॉपी नहीं करेंगे तो एक सेल अपना डीएनए दे देगी नेक्स्ट जनरेशन में, तो खुद की तो खाली हो जाएगी। तो पहले डीएनए को कॉपी करिए और साथ ही साथ सेलुलर अपैरेटस को, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, सारे जितने सेल ऑर्गेनल होते हैं उनको कॉपी करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज स्टेट। तो ये देखिए ये स्टार मार्क है। अच्छा, ये सब मुझे नोट्स कहाँ मिलेंगे? अगर आपने अभी भी अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर उसके बावजूद आपको वहां नहीं मिलता तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। इस चैनल पे जाओगे तो आपको मेरा पर्सनल चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर्सनल चैनल पे ज्वाइन हो जाना और मुझे बता देना कि इसके नोट्स नहीं मिले हैं, तो भैया मैं यहाँ पर आपके इस प्रोफेशनल चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे ये वाले नोट्स अपलोड कर दूंगी। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर द ग्रोइंग जैस्मिन प्लांट, बताओ। याद है आप लोगों को जैस्मिन प्लांट में कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेयरिंग करते हैं हम लोग। जैस्मिन की ब्रांचेस कैसी होती हैं? पतली। तो हम क्या करते हैं, ब्रांचेस को ऐसे जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, ठीक है, जमीन के नीचे ऐसे क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद इस जमीन में इस ब्रांच से क्या उगने लगते हैं बच्चों जी? रूट उगने लगते हैं, ठीक है, रूट उगने लगते हैं। यहाँ पर भी रूट उगने लगेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से कट लगा देना, यहाँ से कट लगाना है। अब जैस्मिन के कितने प्लांट हो गए बच्चों? एक प्लांट ये हो गया, एक प्लांट इसकी रूट यहाँ थी तो ये हो गया एक प्लांट, ठीक है, और एक प्लांट कहाँ हो गया बच्चों? ये हो गया। तो आपने लेयरिंग की मदद से, ठीक है, लेयरिंग की मदद से एक प्लांट से 3 प्लांट बना दिए। लेयरिंग किसका मेथड है बच्चों जी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है। क्लियर है? तो ब्रांच खींचिए, जमीन के नीचे बच्चे से घुसा दीजिए, जमीन के थोड़ा सा पार्ट घुसाएंगे, वहां यहाँ पे रूट बनने लगेगी, कट कर दीजिए बीच का प्लांट, 2 साइड के प्लांट, 3 प्लांट बन गए आपके। तो ऐसा ही तो है भैया, अच्छी बात तो है, आप एक प्लांट से 2 नए प्लांट बना चुके हैं, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिडी से याद रखिए, यूनिडी, ठीक है, एंड बीएम से याद रखिए यूनिडी। देखो यूनिडी, यूनिसेक्सुअल का
डायोसिस, अभी खैर मैं ये बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि यूनिसेक्स मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है, जैसे पपाया तू बता कहाँ उसका पता, ठीक है। पपाया और वाटरमेलन, इनके मेल और फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, मतलब प्लांट ही अलग, फ्लावर अलग अलग होता है इनका, समझ में आ गई बात। मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। इवन पपाया का तो प्लांट ही अलग होता है, लड़की प्लांट अलग होता है, लड़का प्लांट अलग होता है। दोनों बोलते हैं हाँ हाँ बता, पपाया तो मेरे अंदर ही लगेंगे, लड़की बोलती है तू कितना भी तरा ले। चलो उसके बाद बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं, जैसे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड ओवा। बहुत बार हम इसके बारे में बताते हैं, बताओ स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है बेटा जी, टेस्टिस, ठीक है। एंड ओवा कौन प्रोड्यूस करता है बेटा जी, ओवरी, ठीक है। तो इसमें 15,525 बार इस बार के बारे में बात कर चुके हैं कि स्पर्म कौन बनाता है, टेस्टिस, ओवरी क्या बनाती है, ओवा। नेम द, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसका आंसर मैक्सिमम 1 लाइन में होना चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा इसमें होशियारी नहीं मारने लगेगा कि 15 लाइन लिख दिए, 15 लाइन लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर फर्स्ट लाइन में आपका आंसर नहीं दिख रहा है तो काट के अंडा बटे 0 हो जाएगा, बैठे रहना। आपने तो यही आंसर बताया था हमको लिखने के लिए। बेटा मैंने तुम्हें जो बताया था वो तुम लिख के नहीं आए, तुमको मैंने बोला था कि 1 नंबर में 1 लाइन से ज्यादा लिखना ही मत, क्यों होशियारी मार रहे थे वहां पे, तो ये नहीं करना है। एंड कोशिश करना कि जब एग्जाम में बैठो तो हमेशा 1 लाइनर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लेना, इससे स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, कम से कम हमारा एक सेगमेंट तो कंप्लीट हुआ। चलो नेम द मेथड विच स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस, बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है, कौन सा मेथड होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में जो स्पायरोगायरा होता है वो अपने बीच बीच में यहां से कट जाता है और भैया अपने नए स्पायरोगायरा बनाता है। जहां से वो कटता है उसे हम सेप्टम कहते हैं, क्लियर है, स्पायरोगायरा। और ये जो स्पायरल लगे होते हैं ये क्या होता है बच्चों, ये होते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये स्पाइरल इनके क्लोरोप्लास्ट होते हैं और बीच बीच में क्या पाया जाता है, इनका न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो स्पायरोगायरा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इनके स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये बीच बीच से पानी के बहाव से ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये बीच से कट जाते हैं और जहां से भी कटते हैं वहां से नीचे गिर जाते हैं और अटैच होकर बड़ा और बड़े हो जाते हैं, या कह सकते हो नया स्पायरोगायरा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेथड क्या कहलाता है, फ्रैगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। अंडर द फेवरेबल कंडीशन द स्पायरोगायरा broken down into the multiple pieces, the process will let down into the water or let down into the surface and they will grow as a very big spirogyra, ठीक है। they will grow as a big or they will grow as a young dashing spirogyra, ठीक है। सूट बूट लगा के तैयार हो जाता है। तो ये कौन सा मेथड होता है, फ्रैगमेंटेशन। ये कैसा मेथड है मेरे लाल मेरे बच्चों, एसेक्सुअल, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन, ठीक है। आपको एक ऑर्गेनिज्म बताना है जो मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। अभी हम लोगों ने बताया था मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोड्यूस करता है, बताओ जल्दी से, मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोड्यूस करता है, कम ऑन जल्दी बताओ। हु विल रिप्रोड्यूस बाय द मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है भैया जी प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोड्यूस करता है, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है। और बाइनरी फिजन से कौन रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है आपका अमीबा। और आपके एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हैं बाइनरी फिजन के, बाइनरी फिजन का और एग्जाम्पल दिया गया है पैरामीशियम, बाइनरी फिजन का और एग्जाम्पल क्या दिया गया है, लेशमानिया। तो ये हो गए बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफिलम वेयर द बर्ड्स आर प्रोड्यूस। आपको एक ऐसा पार्ट ब्रायोफिलम का बताना है जिससे बर्ड प्रोड्यूस होती हैं। बताओ ब्रायोफिलम के आप क्या यूज करते हैं, लीफ। लीफ जो होती है अगर आप डायग्राम देखें तो ये होता है लीफ, लीफ के एजेस पे क्या बनती है, छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं। और ये जो बर्ड्स होती हैं बच्चों, ये बर्ड्स जो होती है ये जमीन में गिर जाती हैं। और ये बर्ड्स जमीन में गिरती हैं या तो ये यहीं पे छोटा सा एक ऐसा प्लांटलेट बना देती है और ये प्लांटलेट जमीन में गिरता है, और ये प्लांटलेट जो है ये जमीन में गिरता है, ये प्लांटलेट जमीन में गिरता है, जमीन में गिरता है प्लांटलेट और एक न्यू प्लांट ब्रायोफिलम का सुंदर सा न्यू प्लांट बना लेता है, सुंदर सा न्यू प्लांट बना लेता है, क्लियर है, सुंदर सा न्यू प्लांट बना लेगा। दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ब्रायोफिलम का क्या यूज करते हैं आप, लीफ यूज करते हैं। लीफ के एजेस पे छोटी सी बर्ड बनती है, बर्ड छोटे छोटे रूट्स बन जाते हैं, छोटा सा प्लांट बनता है, प्लांट जमीन में गिरता है और नया प्लांटलेट बन जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रीजनरेशन। When the organism is accidentally cutted down into the multiple pieces, listen to me very carefully, अगर कोई organism accidentally multiple pieces में कट जाए
तो उसके पास अगर इफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग द रीजनरेटिव पावर ऑफ द और द ऑर्गेनिज्म हैविंग द रीजनरेटिव सेल, दे कैन रीजनरेट एंड मेक द होल न्यू बॉडी। रीजनरेशन इज नॉट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बेटा ये हमेशा याद रखना। रीजनरेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन एंड द डिफेंस। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि रीजनरेशन से आप नए बच्चे नहीं बनाते। रीजनरेशन वो मेथड होता है जिसमें अगर देखो भैया, अगर तुम्हारा प्लेनेरिया यहाँ से कट गया तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार, अच्छी बात थोड़ी है ये। प्लेनेरिया गलती से यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो प्लेनेरिया के हर सेल के पास रीजनरेटिव पावर होता है, जिसकी वजह से वो मल्टीपल जो सेल्स डिवाइड कर करके वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? चलो भैया, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। फंक्शंस ऑफ ओवरी, मतलब एक नहीं बताना है बेटा, है ना। फंक्शंस ऑफ ओवरी इन द फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ध्यान से, आपकी जो ओवरी होती है इसके दो फंक्शन होते हैं। पहली बात तो ये ओवा बनाती है और दूसरा ये बनाती है हार्मोन। अब कौन कौन से हार्मोन बनाती है प्यारे बच्चों? ये बनाती है ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। तो पहला फंक्शन यही होगा। तो आपकी जो ओवरी होती है ना, वो एक एज अ ग्लैंड भी बिहेव करती है, क्योंकि ये हार्मोन निकाल रही है तो ग्लैंड की तरह भी बिहेव करेगी। और आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम में ओवरी और टेस्टिस के बारे में पढ़ा भी था। तो ओवरी का पहला फंक्शन क्या है कि ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकालती है। क्या काम करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर मेन हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होता है बच्चों? ईस्ट्रोजन। ठीक है। उसके बाद आपकी जो ओवरी है वो ओवम को पिचिक से रिलीज कर देती है और आपका फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये है कि हर महीने ओवरी ओवा को मैच्योर करती है। हर महीने ओवरी ओवा को क्या करती है? मैच्योर करती है। तो पहला फंक्शन ये है कि ओवरी जो होती है वो ओवा को मैच्योर करने का काम करती है, मतलब ओवा मैच्योर करती है, दूसरा हार्मोन निकालती है। तो ये एज अ ग्लैंड भी बिहेव करती है और एज अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवा को बनाने और मैच्योर दोनों करने का काम करती है। बना तो जन्म के पहले ही लेती है बहुत सारे ओवा। बहुत फीमेल्स आर वेरी कनिंग, यू नो। फीमेल्स अपनी व्यवस्था जन्म के पहले ही शुरू कर देती है। सोचो, लोग इस बोलते हैं ना लड़कियों को तो बहुत शौक है, वो तो बहुत प्लान्ड वे में रहती हैं। कारण यही है, हम जन्म से पहले ही अपने ओवा सब बना लेते हैं। ठीक है, उनको मैच्योर हम जन्म के बाद करते हैं। आ जाओ, व्हाट हैपेंड टू इट्स डीएनए व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस। ठीक है, अगर एक सेल रिप्रोड्यूस होती है तो आप बताइए कि डीएनए का क्या होता है। जब एक सेल रिप्रोड्यूस करती है तो डीएनए डबल होता है। सीधी बात हम लोगों ने पढ़ा था। मान लो बेटा, अगर इस वाली सेल को डिवाइड होना है तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये है तो 1 क्रोमोसोम ही। कितने बार पढ़ा चुकी हूं? 15 बार, 25 बार। ठीक है, ये है तो 1 क्रोमोसोम, पर इसमें डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। डबल आके यहाँ पे लेट गया, उसके बाद इसको बीच से फाड़ लिया गया, 2 सेल बन गई। सेम ऐसा ही कॉम्पोजिशन यहाँ था, सेम इन दोनों सेल में भी आ गया। तो जब भी हमें एक सेल को रिप्रोड्यूस करना होता है तो डीएनए डबल हो जाता है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो एक कॉपी चली जाती है उस डॉटर सेल के पास, एक कॉपी इसके पास आ जाती है। ठीक है, चलो अगला सवाल। What is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction process? अगर मान लीजिए ये तो मतलब एक्यूरेट हुआ, जो माइटोसिस होता है जनरली माइटोसिस एक जैसा ही होता है, पर अगर मान लो डीएनए कॉपी एक्यूरेट नहीं हुआ तो क्या होगा? और ऐसा होता भी है, कोई भी कॉपी जो है 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। तो जब भी हम डीएनए को कॉपी करते हैं और अगर वो एक्यूरेट नहीं हुआ तो इससे कुछ वेरिएशन आता है भैया। मान लो कि इसमें, चलो इसी सेल से समझा देती हूँ। मान लो कि डीएनए ऐसा कॉपी हुआ, मेरी कौन सा कलर लूं जो इसमें दिखे यार, कौन सा कलर लूं? येलो। मान लो कि ये ब्लू वाला जो है ये बन गया येलो। मान लो ये ब्लू वाला जो है ये बन गया येलो। समझना बात को, येलो। ठीक है, तो एक सेल के पास कैसा पहुंचेगा? येलो और ग्रीन, और एक सेल के पास पहुंचेगा ब्लू और ग्रीन। तो भैया आप क्या देख रहे हैं कि दोनों डॉटर सेल्स क्या हो गए? डिफरेंट। तो अगर आपका डीएनए कॉपी करने के दौरान कुछ भी चेंज हो जाता है तो इससे डॉटर सेल्स में वेरिएशन अराइज होते हैं, और हमेशा इसीलिए वेरिएशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिएशन का कारण क्या है, तो वेरिएशन का कारण डीएनए कॉपी में एरर होना ही होता है। ठीक है, तो डीएनए कॉपी इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, तो इसकी वजह से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की वजह से रिजल्ट होगा, रिजल्ट की वजह से वेरिएशन होगा, और वेरिएशन की वजह से पूरी जो पॉपुलेशन होगी, जो डॉटर सेल्स होंगी, वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, next is name the one sexually transmitted diseases caused due to the bacterial infection and the viral infection, और कैसे ये प्रिवेंट की जा सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। बैक्टीरियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया एंड सिफिलिस भी एक लिख लो, यहाँ नहीं लिखा है पर आप लिख लो। ठीक है, गोनोरिया एंड सिफिलिस ये होती हैं बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, नीसीरिया, गोनोरिया, ये तो याद ही रखना बेटा आता है। और वायरल इन्फेक्शन कौन सा है, वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन होती है जो वायरस से होती है, इट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका वायरस कौन होता है, वायरस होता है HIV वायरस से एड्स होता है, ठीक है। समझ में आई बात, कैसे प्रिवेंट करें, देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, PYQ है, कई बार हम इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कॉन्डम्स के थ्रू जो है रोका जा सकता है, इट इज द ओनली मेथड जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रोकी जाती है, ठीक है। बाकी किसी भी बर्थ कंट्रोल मेथड से आप STDs को नहीं रोक सकते सिवाय इसके, ठीक है। चलो, व्हाट इज DNA? DNA का फुल फॉर्म होता है PYQ है बेटा, ठीक है। जिन बच्चों को ये बोलते हैं ना PYQ, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम PYQ क्या बोलती रहती हूँ यार। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कहाँ पाया जाता है, ये आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल के कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। DNA के सेगमेंट्स को ही हम जीन कहते हैं और इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या होती है इनके पास, इंफॉर्मेशन होती है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो आपके माँ बाप से जो आपका DNA आ रहा होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे बाल बनेंगे, कैसे हाइट बनेगी, कैसे आंख बनेगी, कैसे नाक बनेगी, कैसे कान बनेंगे। तो आपके माँ बाप से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो किसके अंदर घुसी हुई है, DNA के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है DNA में वो कोड के फॉर्म में होती है। सुनो मेरी बात सुनो, जो आप लोग अपने मोबाइल में इतनी जो है पर्सनल चीजें रखते हो, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा देते हो, कोड लगा देते हो। वो भाषा आपको समझ में नहीं, मतलब वो भाषा किसी और को समझ में नहीं आएगी पर आपको आ जाएगी क्योंकि कोड आपने बनाया है। तो आपके शरीर में कैसा DNA से प्रोटीन बनना है, तो आपके अंदर DNA में जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना बच्चों, DNA में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है कोड्स में। किस में होती है बच्चों जी, कोड्स में होती है। और इन कोड्स को रीड करके हम प्रोटीन बनाते हैं। कोड बदल जाएगा, प्रोटीन भी बदल जाएगा। और यही कारण होता है कि भाई जब DNA कॉपी करते हैं तो हल्का DNA बदल जाता है, DNA बदलेगा तो कोड बदलेगा तो प्रोटीन बदल जाएगा, जिसकी वजह से आप माँ बाप की तेरी झलक जुल्फी दिखोगे पर एग्जैक्टली माँ बाप की तरह नहीं दिख सकते हो, ठीक है। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन DNA स्टोर्ड इज अ कोड, ठीक है। कोड में क्या क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। या नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, तो हर पर्सन की बॉडी में सेम DNA होता है, हल्का सा एरर भी हो जाए तो आप चेंज होते रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन? DNA कॉपी का एक सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी बॉडी में हर सेल जो है वो 46 क्रोमोसोम वाली है। अगर मान लीजिए कि DNA, मान लो कि स्पर्म है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप DNA कॉपी नहीं करोगे तो हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन नहीं रहेगा। अगर आप DNA कॉपी नहीं करोगे, ठीक है, मान लो कि ये मान लो पिताजी की सेल है, इसमें ऐसा क्रोमोसोम है। अब हम चाहते हैं कि पिताजी की सेल जो है वो रेप्लिकेट कर दे, तो इसकी कॉपी करनी पड़ेगी। इससे 2 सेल बनेगी, एक सेल ये क्रोमोसोम वाली, एक सेल ये क्रोमोसोम वाली। तो अगर आप चाहते हैं कि सेल में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहे, सेल में एक सेल नंबर, बॉडी में सेल का नंबर मेंटेन रहे, और आप चाहते हैं कि माँ बाप के कैरेक्टर बच्चे में आए, तो भैया आपको सेल को कॉपी करना पड़ेगा। स्पर्म मदर सेल जो होती है वो 2n होती है। इससे हमारे पास 4 स्पर्म बनते हैं। तो कैसे 4 स्पर्म बने, NN वाले। तो ये 4 स्पर्म ऐसे बनते हैं कि भैया आपने DNA कॉपी किया होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसी में रोना शुरू कर देते हैं, पर प्लीज भगवान के लिए इसके लिए आपको 1 शॉट लगाना पड़ेगा। अब मैं बार बार अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है। कर दूं क्या यार, तुम लोग ना मुझे बहुत परेशान करते हो हर बार। यही क्वेश्चन कहाँ है भैया भूषण? हाँ चलो आ जाओ, मैं तुम लोगों को ह्यूमन मेल का सिखा देती हूँ। देखो मान लो कि ये है बेटा जी स्पर्म मदर सेल, ध्यान से सुनना। मान लो कि ये है स्पर्म मदर सेल। मदर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि मदर सेल वो सेल होती है जिससे सारे स्पर्म बनेंगे। इसके पास 46, बॉडी में सिर्फ स्पर्म और ओवा को छोड़कर बाकी सबके पास 46 सेल होती है। ये स्पर्म मदर सेल है। अब 46 क्रोमोसोम को मान लो मैंने ऐसे बना दिया, सिर्फ ये 46 क्रोमोसोम है, तुम मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं। अब इनका DNA होगा डबल। देखो इनका क्या होगा बच्चों, DNA होगा डबल। मेरी बात समझ रहे हो? अब इनका DNA जब डबल किया तो ये एक के पास मैंने ब्लू वाला भेज दिया। अब DNA जब डबल हुआ तो थोड़ा सा एरर आ गया, तो ये हल्का सा रेड हो गया, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड होगी बच्चों, ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगी, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। तो भैया क्या हो जाएगा बताओ? एक के पास रेड वाला क्रोमोसोम पहुंच जाएगा और एक के पास ब्लू वाला क्रोमोसोम, ठीक है। एक के पास कैसा पहुंच जाएगा? ब्लू वाला क्रोमोसोम। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ब्लू वाला। अब देखो ये सेल कितनी है, ये है तो 46 ही, पर इसमें DNA क्या हो गया है? डबल है। देखो ये 46 क्रोमोसोम वाली ही सेल है, बस DNA क्या हो गया? डबल हो गया है, DNA डबल हो गया। पर अब इनमें कितना सेल है बताओ? इनमें कितना क्रोमोसोम पहुंचा? इसमें पहुंचा 23 और इसमें पहुंचा 23।
ठीक है, इसमें कितने क्रोम, आधा आधा कर दिया आपने, आधा राधा को आधा कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1। अब देखो, अब इसको सेल डिवीजन को आगे बढ़ाना है। अब मान लो इससे 2 सेल हमें बनानी है। अब आप मेरी बात सुनो, अगर ये वाला इसमें आ जाता तो ये सेल तो खाली हो जाती, पर ऐसा नहीं हो, इसी सेल से हमें 2 सेल बनानी है। तो भैया अगर हमने ये मान लो कि हमने इस सेल से 2 सेल बनाई तो एक सेल तो खाली रह जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ बच्चों। सबसे पहले क्या सिखाया आपको, सबसे पहले आपको अपना डीएनए डबल करना होगा। जब आप डीएनए इसको डबल किए तो थोड़ा सा और चेंज आ गया, ये ग्रीन बन गया। ठीक है, तो एक के पास ग्रीन क्रोमोसोम पहुंच गया, एक के पास रेड क्रोमोसोम पहुंच गया। यहां पर भी क्या हो गया, तेरी झलक जुल्फी हो गया। यहां पर भी जब हमने डीएनए को डबल किया, ध्यान से सुनना, यहां पर भी जब हमने डीएनए को डबल किया, ध्यान से सुनो बेटा, डीएनए डबल करना बहुत जरूरी है। जब मान लो यहां पर हमने डीएनए को डबल किया तो कुछ ना कुछ एरर तो आया होगा। तो मान लो ये इस तरीके से डीएनए काला हो गया। ठीक है, काला दिख नहीं रहा है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब इससे बेटा कितनी सेल बनाओगे, 2 सेल बनाओगे। एक के पास कैसा क्रोमोसोम पहुंचे, ब्लू वाले, एक के पास कैसे क्रोमोसोम वाले पहुंचे, काले वाले। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे तो सब समझ में आएगा। एक स्पर्म, इस सेल से एक स्पर्म ये बना, इस सेल से एक स्पर्म ये बना, इस सेल से एक स्पर्म ये बना, इस सेल से एक स्पर्म ये बना। ये पूरा प्रोसेस मियोसिस कहलाता है। पर अगर मैं स्पर्म को पूछूं तो क्या सारे स्पर्म एक जैसे, नहीं, इसके पास ब्लू वाले क्रोमोसोम है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पास ब्लैक वाले क्रोमोसोम है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पास रेड वाले क्रोमोसोम है और इसके पास लाइट ग्रीन वाले क्रोमोसोम है। तो मतलब आप देखो कि चारों स्पर्म का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो अगर आप डीएनए को डबल करते ही नहीं, एरर होता ही नहीं, तो क्या ये चारों स्पर्म अलग अलग प्रकार के होते? नहीं, सारे स्पर्म तो एक जैसे ही होते, या तो कुछ गड़बड़ हो जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंज आए, इफ यू वांट चेंज, तो आपके डीएनए में कॉपी होना जरूरी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो तो डीएनए में कॉपी होना जरूरी, नहीं तो 4 अलग अलग प्रकार के स्पर्म कैसे बनते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मियोसिस कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग। अगर आप डीएनए डबल ही नहीं करते तो क्या स्पर्म से स्पर्म बन पाते? नहीं। तो पेरेंटल कैरेक्टर जा पाता नेक्स्ट जनरेशन में? नहीं जा पाता। ड्यूरिंग द डीएनए कॉपी द चेंजेस अकर ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट फ्रॉम द ब्रोथ पेरेंट। जब भी हम डीएनए को कॉपी करेंगे, जैसे अब स्पर्म बनाया हमने, ऐसे हम ओवा भी बनाएंगे मियोसिस से, दोनों का फ्यूजन होगा तो इससे वेरिएशन आएगा। ठीक है, लीड्स टू द जेनेटिक वेरिएशन, और ये वेरिएशन जो है इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज के लिए बहुत जरूरी है। तो डीएनए को डबल क्यों करना है? मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए को डबल क्यों करना है? पेरेंटल कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए। डीएनए को डबल क्यों करना है? वेरिएशन एंड इवोल्यूशन के लिए। क्लियर है? ऐसे ही लिख के आना। नेक्स्ट इज व्हाट इज रीजनरेशन। बेटा आपको ये बताना है कि क्या होता है रीजनरेशन। स्टेट अ रीजन व्हाई अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू दिस मेथड। देखो, सबसे पहली बात, मैं 15,525 बार यही बात आपसे बोलती हूँ कि रीजनरेशन कोई मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ही नहीं। रीजनरेशन क्या है? दिस इज द मेथड ऑफ डिफेंस। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली अचानक से टूट जाता है, कट जाता है, तो अगर उनकी उन सेल्स के पास रीजनरेटिंग पावर होगा तो वो सेल रीजनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। पर अगर रीजनरेटिंग पावर नहीं हुआ बच्चों, तो वो सेल नया ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं बना पाएगी। जैसे कि मेरा हाथ काट दिया जाए तो क्या मैं नया ऑर्गेनिज्म बना सकती हूँ? नया हाथ बना सकती हूँ? नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे हाथों की सेल के पास रीजनरेटिंग पावर नहीं है। पर अगर मेरा लीवर आधा काट दोगे तो नया लीवर बन जाएगा, क्योंकि रीजनरेटिंग पावर है। पर काट दोगे मतलब कुछ डैमेज हो रहा है तो हम रीजनरेट कर रहे हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली टूट जाता है एंड द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग द रीजनरेटिंग पावर, तो वो डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया वही राक्षस है। ठीक है, प्लेनेरिया के पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है पूरे एनिमल किंगडम की, उनको कहीं से भी काटो रीजनरेट हो जाते हैं। तो रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता रीजनरेशन, क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। हमारी बॉडी डिजाइन में हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और जरूरी नहीं कि उसमें रीजनरेटिंग सेल्स हो, और हमारी बॉडी में हर एक टिश्यू का अपना एक काम है। ठीक है, अगर वहां पर रीजनरेटिंग सेल्स नहीं होंगे तो वो टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। रीजनरेशन कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, हमेशा स्पेशलाइज्ड सेल से होता है, और हर बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के हर बॉडी पार्ट में वो स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होती। सिंपलर ऑर्गेनिज्म में हर जगह होती है, तो वहां रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। याद है तुमको करवाया था मैंने सैंपल पेपर, बेटा याद होगा। सैंपल पेपर में यही वाला क्वेश्चन आया था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जब आप प्लांट में सीड के अलावा कोई और प्लांट पार्ट यूज कर लीजिए। मेरी बात को ध्यान समझना,
यूजुअली नया प्लांट आप कैसे बनाते हैं, सीड को जमीन में डाल देते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। पर अगर आप सीड के बिना रूट, स्टेम, लीव्स इनको यूज करके नया प्लांट बना रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम ये कहते हैं इट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है बच्चों, इट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का। तो इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये दो प्रकार का होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या पढ़ाया था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, अपने होगा, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोई पत्ती गिट का, जैसे ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम की पत्तियों में बड बनता है, बड नीचे गिर गया, नया प्लांट बन गया, तुमने किया क्या, ब्रायोफिलम तो उगा ही हुआ था। ठीक है, तो अगर आपका कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, दैट इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब गुलाब की कली को काट के तुमने जमीन में गाड़ दिया तो तुमने किया, ये दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैशी लीव्स ऑफ द ब्रायोफिलम, इनमें एक एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती है। यूजुअली बर्ड स्टेम में बनती है, पर यहाँ बर्ड किस में बन रही, लीफ में। तो ऐसी बर्ड जो स्टेम के बजाय कहीं और बन जाए उनको हम एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं। और उसमें छोटे छोटे से लीफ मार्जिन पे क्या बन जाते हैं, प्लांटलेट बन जाते हैं। वो प्लांटलेट गिर गए नीचे और क्या बना लेते हैं बच्चों, और बना लेते हैं नया प्लांट। ठीक है, अब देखो एक आर्टिफिशियल, दिस इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ध्यान से सुनो, ये क्या है बच्चों, दिस इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक एग्जांपल है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनोगे तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेम में एक छोटू सा कट लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कट लगा लो, इसे हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, और फिर इसको मान लो हमें जोड़ना है, ध्यान से सुना, अगर मान लो हमें इस प्लांट को जोड़ना है तो ऐसे करके एक पीस बना लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज स्कियोन। इसे हम क्या कहते हैं, स्कियोन। ठीक है, ये हो गया स्कियोन। अब बेटा जी ध्यान से सुनना, तो अब ये देखो, ये हमने स्टॉक को स्कियोन से जोड़ दिया और ये क्या बन गया है अब आपका ग्राफ्ट। तो भैया ऐसा है कि ग्राफ्टिंग हमेशा सिमिलर फैमिली वाले में ही की जाती है। ऐसा नहीं कि कटहल के पेड़ में आप आम लगा दें, भैया मौसम्बी नींबू का कर लो, मौसम्बी संतरे का कर लो, अलग अलग फैमिलीज का नहीं होता। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, टू प्लांट्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज, याद रखना, गधे और घोड़े का मत कर देना। जो खच्चर बनता भी है ना गधे और घोड़े से, वो कभी भी फंक्शनली एक्टिव नहीं होता, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ज्वाइन कर दिया, उसके बाद याद देखे ग्राफ्ट कर दिया और इसे हम कहते हैं स्कियोन और स्टॉक बता दिया है। जैसे ये मेथड जो होता है मैंगोज में, मैंगोज की दो वैरायटी एक प्लांट में उगा सकते हैं, एप्पल की वैरायटी, पीस की वैरायटी, सिट्रस और गुआवा की वैरायटी। पर सेम फैमिली सेम वैरायटीज के बीच में किया जाता है, सेम वैरायटी के बीच में, संतरा संतरा, नींबू नींबू, मौसम्बी मौसम्बी। पता चला आप बोले हमको तो शिप्रा मैम ने ग्राफ्टिंग सिखाई है, अब हम करेंगे रोज के बीच में, पुदीना की पत्ती के बीच में। बट ये कैसा घटिया टाइप का ग्राफ्टिंग, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन द टर्म इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा। ठीक है, एंड व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। जब फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के पास आता है, यूट्रस में जाकर इम्बेड हो जाता है, धस जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। द इम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड मैमेलियन एग। क्या होता है इम्प्लांटेशन, जब आपका फर्टिलाइज्ड एग जाके यूट्रस में धस जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊंगी क्योंकि ये एक एग्जाम पैक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको एज इट इज जो है तो ये ऐप पे मिल जाएंगे, आप लोगों को इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना है। तो फेलोपियन ट्यूब से देखो पढ़ा है हम लोगों ने ये। अब देखो एग्जाम आ गया तो मैं स्लो पढ़ाऊंगी, इससे कोई फायदा नहीं, मुझे फास्ट ही पढ़ाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो अरे रे 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 फास्ट के चक्कर में ये क्या है, ये तो एंडी बंडी संडी हो गई है ना। चलो 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 चलो, कमान 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 चैनल रेडियो, इट्स अ फ्राइडे नाइट इट्स अ रॉन्ग एरा। अब यहाँ से ओवरी से ओवा निकला, अब ये ओवा फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, अब ये एम्ब्रियो जाके यूट्रस में से जाके फंस गया, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा कुछ नहीं होता, कई बार 15,525 बार हम लोग बात कर चुके हैं। ये है मदर का यूटरस। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है मदर का यूट्रस। यूट्रस पे ऐसे एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, इससे एक रस्सी निकलती है और रस्सी पे निकलता है एक छोटू, रस्सी से जुड़ा हुआ है आपका छोटा सा बेबी। ठीक है, तो ये जो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं बच्चों जी क्या, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। और ये है आपका बेबी, बेबी को बेस पसंद है और यहाँ ये किस रस्सी से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। तो बेटा ये याद रखना कि बच्चा जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा से मम्मी में जाएगा।
जाएगा। मम्मी कोई भी न्यूट्रिशन देगी पहले प्लेसेंटा में आएगा फिर बच्चे में जाएगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा इज अ डबल स्पॉन्जी वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। या आप इतना नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ लिखो प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा क्या है? डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा क्या होता है? एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ में आई बात? और ये दोनों से बनता है, मैटरनल ब्लड से भी, फीटल ब्लड से, फीटल टिश्यू से। भाई मैटरनल देखो ना, यूट्रस में डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? तो मदर का यूट्रस भी इन्वॉल्व होगा और बच्चे का भी टिश्यू इन्वॉल्व होगा। और ये क्यों होता है? ताकि वेस्ट बच्चा माँ को दे सके और माँ न्यूट्रिशन बच्चे को दे सके। अब बताओ प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन क्या है? 280 दिन या 40 हफ्ते या 9 महीने, ठीक है। चलो भैया अब आओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड? चलो बताओ भैया। और टेस्टिस के 2 फंक्शन बताओ। याद है तुमको कहा था मैंने ये है टेस्टिस। पता नहीं क्यों आजकल मैं ये गाना बहुत गाती हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलती है? वासा डिफरेंशिया। ये है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया दूल्हे राजा को लेकर निकलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होता है यूरेटर, ठीक है। यूरेटर से जो है बारात की बस मुड़ जाती है ऐसे, ठीक है। वासा डिफरेंशिया से मुड़ गई। अब यहाँ वासा डिफरेंशिया बाहर आई रही होती है, तो भैया बारातियों का स्वागत पान बाहर से किया जाना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे आपके 2 सेमिनल वेसिकल जुड़ जाते हैं और ये अब बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब ये याद नहीं रहेगा तो भी टेंशन नहीं है। तो बेटा सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं? सेमिनल वेसिकल शुगर देते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या देते हैं? एक फ्लूइड दे देते हैं जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल जाता है और स्पर्म बहुत तेजी से चल जाता है। मतलब ये क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? ये क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों जी? ये प्रोवाइड करते, अरे हाइलाइटर क्यों सिलेक्ट हो गए मेरे राजकुमार? ये सेमिनल वेसिकल, ये स्पर्म में क्या मिला देता है? शुगर फ्लूइड मिला देता है जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, स्पर्म भागता है। नेक्स्ट ग्लैंड क्या है? यहीं पर एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड होती है मेरे राजकुमारों? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, ये सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और साथ में हमारे दूल्हे राजा घूम ही रहे हैं, ठीक है, स्पर्म। तो इस वाली जो डक्ट है इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। याद नहीं होगा तो भी टेंशन नहीं है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये मेल पेनिस में जाकर खुल जाती है, मेल पेनिस में जाकर इस तरीके से खुल जाएगी, ठीक है। तो आपका जो स्पर्म है वो मेल पेनिस से सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं आता है, मेल पेनिस से पूरा एक लिक्विड बाहर आता है जिसे हम सीमेन कहते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? स्पर्म आता है। स्पर्म वासा डिफरेंशिया से आ रहा है, साथ में एक फ्लूइड मिक्स हो गया जो शुगर वाला है, सेमिनल वेसिकल, साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फ्लूइड मिक्स हो गया, ठीक है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन ये है कि सेमिनल वेसिकल जो होता है ये एक लिक्विड देती है जिसे हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल फ्लूइड में क्या होता है बच्चों? फ्रक्टोज, शुगर, जिससे स्पर्म को एक्टिविटी मिलती है और ज्यादा तेज चलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकालता है। और देखो स्पर्म को बहुत तेज भागना होता है यूट्रस में, ठीक है, तो उसको तेज चलने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड मदद करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कौन देता है? सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड जो 2 ऐसे लगे हुए हैं, और प्रोस्टेट क्या देता है? तेज तेज चलने के लिए। देखो कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट इज टेस्टिस के जैसे ओवरी के 2 फंक्शन थे वैसे टेस्टिस के भी 2 फंक्शन है। पहला स्पर्म को बाहर निकालना, दूसरा हार्मोन निकालना। हार्मोन कौन सा बेटा? टेस्टोस्टेरोन। 15,525 बार टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। मेल के पास तो बेटा जी अब आगे नहीं होते, वैसे मेल बहुत चंडाल होते। एक मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, वो 70, 78, 80 साल तक बच्चे पैदा कर सकता है, याद रखना, क्योंकि उसके बॉडी में नए स्पर्म्स बनते हैं। फीमेल नहीं कर सकती, फीमेल 55 के अंदर तक बच्चे हो जाने चाहिए, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाना। ओके नाउ अब आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, कॉलोनीज ऑफ द ईस्ट फेल्स टू मल्टीप्लाई इन द वाटर बट मल्टीप्लाई इन द शुगर सोल्यूशन, गिव वन रीजन फॉर दिस। आपको ये बताना है कि जो आपका ईस्ट होता है वो वाटर में क्यों हो जाता है। बेटा ईस्ट है ना, भोजन चाहिए। अब तुम एक बात बोलो, तुम मुझे बोलो कि मैडम आप पानी पी के रह जाओ 10 दिन, तो भैया मुझे भोजन चाहिए ना, बिना भोजन के जी पाऊंगी क्या बेटा? नहीं ना। तो ईस्ट को भी खाना चाहिए। कौन सा खाना चाहिए बेटा? कौन सा खाना चाहिए? ईस्ट को चाहिए है शुगर सोल्यूशन।
कौन सा शुगर सोल्यूशन, बस जो तू शक्कर खाता है उसी को घोल के रख दे, ईस्ट उग जाएगा उसमें। तो अगर आप वाटर दोगे तो वाटर में तो कोई न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, तो ईस्ट नहीं उगता। यहीं पर अगर आप शुगर सोल्यूशन दोगे तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, तो और ज्यादा वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करेगा। ईस्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? बडिंग से, जैसे हाइड्रा करता है। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंगस होता है, और बड़ा भड़ भड़ा भड़ भड़ा भड़ा ग्रो करेगा। तो वाटर में न्यूट्रिशन नहीं होता इसलिए वो ग्रो नहीं करता, शुगर में न्यूट्रिशन होता है इसलिए वो ग्रो करता है। चलो, illustrate with example the division and the fragmentation method of the reproduction in the living organism। देखो, जितने फिलामेंटस एल्गी हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है सी एनीमनी, ठीक है, सी एनीमनी होता है, एक होता है, याद नहीं रहेगा तो भी टेंशन नहीं, स्पाइरोगायरा। अगर इनको, तो अगर ये पानी के बहाव से टूट जाते हैं तो ये छोटू सा भी पीस ना पूरा पूरा स्पाइरोगायरा बना लेता है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। हर एक फ्रैगमेंट के पास ये एबिलिटी होती है कि नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन जो है ये डैमेज और एक्सीडेंटल नहीं होता है, ये रिप्रोडक्शन ही होता है। रीजनरेशन एक्सीडेंटल वाला होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो है स्पाइरोगायरा है, इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट लगे हुए हैं, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ से कटेगा, ये नया बना लेगा, ये नया बना लेगा, ये नया बना लेगा, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओवर द अदर मेथड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज दूसरे मेथड के ऊपर क्या है? ये PYQ बेटा, जो जो सवाल मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ उनके आने की संभावना कितने % है मैम? 100%। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में कोई सवाल नहीं आएगा, गारंटी है आपकी मैम की। और आ गया तो इतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है कि वो गलत नहीं हो सकता है। बायोलॉजी में आज तक किसी भी बच्चे का एक भी सवाल गलत हो जाए, इट इज नॉट द पॉसिबिलिटी। तुम किससे पढ़ रहे हो? बाप ऑफ द बायोलॉजी से, माँ ऑफ द बायोलॉजी, क्वीन ऑफ द बायोलॉजी। तुम लोग मुझे कहते हो ना, तुम लोग को जो टाइटल दे रखा है वो इसलिए दे रखा है कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया और उनको ये समझ में आया कि ये जो पढ़ाती है इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। तो अगर तुमने कुछ अभी तक पेन नहीं उठाया, कॉपी नहीं उठाया, तो बस तुम यहाँ आ जाओ। जो क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए बस ये करके चले जाओ, इवन यही इस चैप्टर में से यही सवाल आएंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है? सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ये बहुत ही इजी और फास्ट होता है। इसमें आप अपनी प्रोजेनी बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। और जब कभी भी आपको मार्केट करना है तो आप कैसे फल देखते हो? ये तो सेब का साइज बड़ा अच्छा है, ये तो एक जैसा दिख रहा है, वाह यार ये अमरूद का साइज तो एक जैसा दिख रहा है। तो जब भी आपको एक जैसे साइज, एक जैसी वैरायटी, सुंदर फलों को उगाना है, मार्केट करना है, पैसा कमाना है बेटा, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा करती हो जो पैसे पे मरती हो, तो ये वाला काम करो, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम उन प्लांट्स से भी फ्रूट्स बनवा सकते हैं जिन जो सीड नहीं बनाते, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देखते हैं। 24 दो बार आ गया क्या? 24 3 बार कैसे दिया है यार? 24 24 24, व्हाट द हेल इज दिस? नेम अ प्लांट विच लेयरिंग प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। आपको बताना है कि ऐसा प्लांट बताइए जिससे लेयरिंग क्या होता है? जो पतले दुबले छोटू मोटू प्लांट होते हैं उनमें आप एक ब्रांच खींचते हैं और जमीन में नीचे गाड़ देते हैं, है ना। फिर जो ये जमीन वाला पार्ट है यार, रूट बनने लगती है, यहाँ से कट कर दो, एक प्लांट ये बन गया, दूसरा प्लांट ये बन गया। तो आप लेयरिंग से इस तरीके से बना सकते हैं। तो लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो भी ब्रांच खींचो, जमीन में डालो, जो पार्ट जमीन के नीचे है वहां पे क्या आने लगेगी? रूट। बस वहां से कट लगा दो, ठीक है। आपका यहाँ उल्टी आ रही है, यहां से कट लगा दो, एक प्लांट ये बन गया, दूसरा प्लांट ये बन गया, ठीक है। चलो भैया, लेमन, रोज, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, मिंट, इन सब के में आप लेयरिंग कर सकते हैं। अगला सवाल, विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव, बताओ किसके बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं? ओके, विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल? वन रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली और वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, राइट। वन मेन डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दो स्पीशीज है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, एक सेक्सुअल कर रही है। बताओ किसका सर्वाइवल का एडवांटेज ज्यादा होता है? जिसके पास वेरिएशन और बदलाव ज्यादा होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमेशा हमें वेरिएशन ज्यादा मिलते हैं। बदलते हुए एनवायरनमेंट में अगर आपको वेरिएशन अच्छे वाले मिल गए तो आप बच जाओगे, ठीक है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड यूनियन ऑफ गैमेट। अगर आप गैमेट बना रहे हो, यूनियन कर रहे हो तो सेक्सुअल, नहीं बना रहे हो तो एसेक्सुअल, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है। बताओ चांसेस ऑफ सर्वाइवल किसका ज्यादा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनके पास ये बहुत सुपीरियर होते हैं बेटा, एडवांस होते हैं। मतलब अगर मुझे बोला जाए, तुम एक बात बताओ, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता, जो लोग छोटे हैं,
लोअर तबके के लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं, जो जाइंट लोग होते हैं, जो लोग मजबूत होते हैं, फाइनेंशियली एक्टिव होते हैं, वो उनको हमेशा शोषण करते ही हैं यार। ये पता नहीं क्यों ऐसा रूल बना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं है, वेरिएशन नहीं आता, इसलिए जब भी एनवायरनमेंट बदलता है पूरी वाइप आउट हो जाती है पॉपुलेशन। हमारे में वेरिएशन आता है, तो अगर एनवायरनमेंट बदल भी गया तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको एडाप्टेशन के चांसेस मिलते हैं, सर्वाइवल के चांसेस मिलते हैं, इसी से इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन होगा तो नई स्पीशीज आने की संभावना सेक्सुअल से ज्यादा है। चलो बताओ, इन द टोबैको प्लांट मेल गैमेट हैव 24 क्रोमोसोम। अगर एक टोबैको प्लांट में मेल गैमेट के पास 24 क्रोमोसोम थे, तो आपको बताना है फीमेल गैमेट में कितने होंगे और जाइगोट में कितने होंगे। अरे रे रे रे, ओए होए 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 ओए, लक्की लक्की ओए। ठीक है, अगर मेल गैमेट में 24 क्रोमोसोम थे, मान लो इसके स्पर्म में, मतलब ऐसा मैं बना रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, तो इसकी फीमेल गैमेट में कितने होंगे, वह इसमें भी 24 होंगे, तो इसके जाइगोट में कितने होंगे, 4 4 8 48। क्लियर है, 48। सीधी बात है, आपके पास कितने होते हैं, 23 स्पर्म में 23, ओवा में 46, जाइगोट में। जाइगोट जो होता है वो देखो, आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी की हर एक सेल में बेटा 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। गॉड डैम, हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, बस होते किसमें नहीं है, दया पर्दे के पीछे कौन है, होते किसमें नहीं, स्पर्म एंड ओवा में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, बाकी सब में 46 होते हैं। तो मैडम उसमें क्यों हुआ बेटा, अगर मान ले स्पर्म में भी 46 होते, ओवा में भी 46 होते, ये कुछ चीची क्यों कर रहा है, ऐसा लग रहा है चूहा घुस गया इसके अंदर। ठीक है, तो आपकी बॉडी की हर सेल में 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं और आप फिर एलियन ही बन जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमने मियोसिस बनाया, भगवान ने बोला तथास्तु, तुम्हारे पास क्या होगा मियोसिस, तो तुम स्पर्म 23 वाला बना लोगे, ओवा भी 23 वाला बना लोगे, जाइगोट में 46 हो जाएगी, फिर बनाना अपनी बॉडी को 46। इनके बॉडी में क्या है, 24 स्पर्म के पास है, 24 जो है ओवा के पास होंगे, 48 जाइगोट के पास भी होंगे। ठीक है, सेम चीजें लिखी हुई है, तो ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। कम ऑन चल, यू रेडी ऑन, इट्स अ मंडे एंड यू हैव टू रीड हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एग्जाम पैक। चलो अब देखो बेटा ध्यान से, जब आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि सेम जो फ्लावर होता है, ठीक है, आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप होते हैं, ऑटोगेमी और जाइटोनोगेमी। ऑटोगेमी ये होता है कि जब आपका फ्लावर सेम रहे, ठीक है, और फिर भी दोनों फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये होता है ऑटोगेमी, सेल्फ हम दोनों के बीच में सब हो गया। उसके बाद प्लांट सेम हो और 2 डिफरेंट फ्लावर हो, उसको जाइटोनोगेमी कहते हैं, बट इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपका चाहे क्या होगा, ध्यान से सुनो, देखो है तो खैर वो सब छोड़ो, तुम हायर क्लासेस में नहीं हो। तो जाइटोनोगेमी एक्चुअली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर क्योंकि फ्लावर सेम टाइप की बनते हैं, क्योंकि प्लांट सेम है, तो हम उसको मानते हैं कि वो है ऑटोगेमी। पर आपको क्या पढ़ना है कि आपका फ्लावर जब एक ही फ्लावर है, जब उसके बीच में उसी के सेम फ्लावर के स्टिग्मा और जो है एंथर या पोलन ग्रेन के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में हो रहा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, पर अगर 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स हो रहा है तो इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनके में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर ही अलग होता है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनके में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन हो गए, लिली, रोज, हिबिस्कस, जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन हो गए, पपाया और वाटरमेलन। पपाया तू बता, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल एक ही में, जैसे हिबिस्कस, वो गुड़हल है ना, बहुत फूलते हैं, पपाया और आपके ये जो होते हैं वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। आ जाइए, लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो 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 देखते हैं, लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। ए को मार करना है, कितने बार कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द पोलन ग्रेन। ये क्या होता है बच्चों, पोलन ग्रेन। ई का होता है स्टिग्मा, बी। ई का होता है पोलन ट्यूब। क्या कर रहे हो भूषण भैया यार, खटर पटार, माना तो नहीं सही में। ये क्या होती है बच्चों जी, स्टाइल, करती हुई स्टाइल। उसके बाद डी क्या होता है, दिस इज द एग सेल, दिस इज द एग सेल, जिससे इसके अंदर क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं। अब ये एक मेल गैमीट इससे जाके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, चलो भैया, नेम द पार्ट। ए क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद हाउ टू रीच ए रीच द बी पार्ट। आपको कैसे पता चलता है, ये जो ए है पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा में कैसे आया, बाई पॉलिनेशन। कैसे आया बच्चों, बाई पॉलिनेशन। स्टिग्मा ए बी में रीच कैसे किया, ए क्या है पोलन ग्रेन, बी पर गिरा कैसे, पॉलिनेशन से। बी क्या है, स्टिग्मा। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट सी। पार्ट सी क्या है भैया, पार्ट सी क्या है, पार्ट सी पोलन ट्यूब है। मुझे तो पोलन ट्यूब ही लग रही है, देख लेते हो एक बार।
कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम प्यार में तेरे। हाँ, ए है पोलन ग्रेन, कैसे पहुंचा, पॉलिनेशन से। सी है पोलन ट्यूब। हाँ, तो पोलन ट्यूब की क्या है वो भैया, पोलन ट्यूब की क्या इंपॉर्टेंस है, पोलन ट्यूब की वजह से ही आपका मेल गैमीट आपके फीमेल गैमीट के पास जाता है। व्हाट हैपेंड टू द पार्ट मेक मार्क डी, ठीक है, ओके डी 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 ये पूछ रही हूँ मैं, डी तो मुझे एग सेल दिख रहा है पर इस डायग्राम में क्या है, ओके भैया पार्ट डी क्या है, गैमीट है, मैंने सही बताया, मैंने सही बताया। और जैसे ही मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, ठीक है, ओके। रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी। अब आपको ये बताना, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हुआ, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों होता है, क्योंकि दो डिफरेंट गैमीट्स मिलते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट गैमीट्स कैसे बने हैं, मियोसिस से बने हैं, ठीक है। जब दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है, तो भैया जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट जब दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स मिलेंगे, एक फीमेल के क्रोमोसोम्स का सेट, मेल के क्रोमोसोम का सेट, तो वेरिएशन तो आएगा ही, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट गोइंग टू बी फॉर्म by the meiosis and they get fused, because of the variation get arises because two different type of characters is going to be fused. Draw the human female reproductive system and label the following part, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सिखाओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना। जिन बच्चों को नहीं पता है रिप्रोडक्टिव बहुत है आसान बनाना, ठीक है। सबसे पहले बेटा जी ये बना लेते हैं अपन लोग, सबसे पहले अपन लोग ये बना लेते हैं, बिना किसी देरी के ये बना लो, ठीक है, कोई समस्या। फिर उसके बाद एक ऐसी सी सींग निकाल लो। अब मेरे पास ना जगह ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। सबसे पहले ऐसी सी एक छोटी सी सींग निकाल लो, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बकरी है, बोलो, बना निकाल ली, ठीक है। उसके बाद जो है आप कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे रेड रेड थोड़ा सा मोटा बना लो, बस इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये ओ ओ ओ ओ बेटा जी डायग्राम बहुत है आसान, बनाना इसको है और भी आसान, टेंशन नहीं लेना है बेटा बिल्कुल, ठीक है, डन। और ऐसी रेड रेड लेयर आपको यहाँ पे भी बनानी है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बस इसमें है ही क्या। उसके बाद आप एक आलमंड शेप की ओवरी बना लो। ओ बेटा किडनी शेप की है पर ये ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनाना और इसको ऐसे जोड़ दो, बन गया। फिर ये, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दो, बन गया है, बन गया है भैया। अब बताओ, आपको ये बताना है कि विच पार्ट प्रोड्यूसेस द ओवम। ये होती है ओवरी, ओवरी प्रोड्यूसेस द ओवम नंबर 1। वेयर डज द एग फर्टिलाइज, एग यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, दिस इज द ओवरी, ये ओवा यहाँ पहुंचा, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में एग फर्टिलाइज होता है, फेलोपियन ट्यूब में एग फर्टिलाइज होता है। वेयर डज द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, ये यूट्रस है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। ये क्या हो गया बच्चों जी, सर्विक्स, और ये क्या हो गई आपकी वेजाइना। एनवायरनमेंट कैसा होता है वेजाइना का, बहुत एसिडिक, ठीक है। चलो, तो ओवम ओवरी प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में। मैंने यही बता दिया आपको। चलो बेटा जी क्लियर है, सब लोग डायग्राम बना लेंगे। लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो हो चुका है, सेम क्वेश्चन था। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, बताया था मैंने आपको। एम्ब्रियो गेट, देखो बेटा, देखो बेटा जी, ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, ठीक है लल्ला। ये क्या हो गई, ठीक है, ये जो है प्लेसेंटा हो गया, और ये जो है ये मदर वूम है, ये मदर वूम है, ठीक है, ये वूम है, ओके, प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये जो रस्सी है एम्बिलिकल कॉर्ड है। तो एम्ब्रियो कैसे नरिशमेंट लेता है मदर बॉडी से, बाय द डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इट इज अ डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये कहाँ डेवलप होता है, इन बिटवीन द यूट्रस एंड द एम्ब्रियो, ठीक है। एज द मदर जो भी खाना खाती है वो सारा जो है मदर, देखो माँ का काम, देखो तुमको पता है जब लोग कहते हैं कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो फीमेल को 2 लोगों का खाना खाना होता है, क्योंकि वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरा खाना पचा के न्यूट्रिएंट को ब्लड में लाती है, फिर वही न्यूट्रिएंट ब्लड से बच्चे में जाते हैं। तो इसलिए माँ को भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। इवन जो वो ऑक्सीजन, देखो जो माँ होती है उसका ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए भी सांस लेनी होती है, तो ऑक्सीजन भी यहीं से जाता है। बच्चा जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो माँ के ब्लड में वापस प्लेसेंटा के थ्रू ही आता है। तो बेचारी माँ जो है उसका वेस्ट भी बाहर करती है, इसीलिए माँ को अजीब सी गले में जलन हो रही है। तो माँ की इज्जत करना कुल मिला के बहुत जरूरी है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो दीज न्यूट्रिएंट ट्रेवल थ्रू द मदर्स ब्लड स्ट्रीम एंड गेट एक्सचेंज विद द ब्लड स्ट्रीम ऑफ फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में जो रस्सी होती है उसे हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो भी प्लेसेंटा से बच्चे में जाना है वो ब्लड वेसल्स ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे में जाता है, ठीक है। देख लो कहाँ है वो डिस्क शेप का जो रेड रेड दिख रहा है, ये है प्लेसेंटा और ये है एम्बिलिकल कॉर्ड,
ठीक है, जो डिस्क शेप वाला प्लेसेंटा रस्सी अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि से जुड़ी होती है, बाद में जब हमारा जन्म होता है उसको काट देते हैं। अब आपको सवाल ये है कि व्हाई द टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बेटा बताओ जल्दी से। बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का टेम्परेचर लल्ला मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुलगुल ज़ारों कितने हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा जो टेस्टिस है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए वी नीड 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज फाउंड इनटू द स्क्रोटम। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बिटवीन द एग एंड इट्स जाइगोट। एग में हमेशा क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है 23, एग में हमेशा हाफ होता है, और जाइगोट में हमेशा कैसा होता है 46। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है 1:2, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1:2 यही लिखा है, द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन द एग एंड जाइगोट इज 1:2, 23 एग में 46 जाइगोट में। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, व्हेन एग इज फ्यूजेस विद द मेल गैमीट, स्पर्म के पास भी कितने होते हैं 23। दोनों अगर 23 हैं तो दोनों को हम क्या कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गई डिप्लॉइड कंडीशन। तो अगर मैं पूछूं कि एग और जाइगोट में रेशियो क्या है 1:2। ठीक है, द स्पर्म एंड एग जेनेटिकली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ नेचर। दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचर। स्पर्म में जो है या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या तो वाई क्रोमोसोम होगा, जबकि एग के पास हमेशा क्या होता है एक्स क्रोमोसोम। स्टेट एनी 2 मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एन एसटीडी अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। आप बताइए कि ऐसे कौन से और कारण है सेक्सुअली, ये कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, जिससे आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकती है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं भी हुआ तो। अगर आप ड्रग एब्यूजर हैं, बहुत ज्यादा ड्रग लेते हैं, किसी को सेक्सुअली मान लो गोनोरिया रहा हो, उसका तुमने सिरिंज लगा दिया, तुम्हें भी हो जाएगा। अगर तुमने उसका ब्लड बिना टेस्टिंग किए ले लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल जाता है। ठीक है, हाउ कैन द पीपल प्रैक्टिस सेफ सेक्स टू अवॉइड द एसटीडी। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड द शेयरिंग द नीडल्स। सबसे पहले आपको डिस्पोजेबल नीडल्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा, उसके बाद और क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना है, टू अवॉइड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट टेस्टिंग। ठीक है, आ जाओ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को 2 इस मेथड से भी रोके जा सकते हैं। इफ अ वुमन यूजिंग द कॉपर टी विल इट हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? नो 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 नो। ये होता है कॉपर टी, यूट्रस में जाकर ऐसे फंस जाता है। पर बेटा स्पर्म आएंगे तो यहाँ पर भी तो बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होगा ना। मान लो स्पर्म से बीमारी आ रही है तो ये जो है ये यहाँ से तो बीमारी अंदर चली जाएगी ना, यहाँ से तो ब्लड में आई जाएगी। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉपर टी जो होता है कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मेल पेनिस गेट इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड इट गेट टचेस विद द वेजाइना। और अगर किसी एक को भी रहा होगा तो फैल जाएगा, क्योंकि जो कॉपर टी है वो तो यूट्रस में लगा हुआ ना, आपका कांटेक्ट तो वेजाइना एरिया में ही हो रहा है। समझ में आई बात? कॉपर टी ओनली प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। कॉपर टी सिर्फ इम्प्लांटेशन रोक देता है, क्योंकि यूट्रस में फंस गया तो वहां इम्प्लांट नहीं होगा। इट इज ओनली सेफ मेथड। सिर्फ ये क्या करती है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी रोक सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं रोक सकती, बिकॉज मेल पेनिस इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड इट गेट कॉन्टेक्टेड विद द फीमेल वेजाइना सो दैट द डिजीज कैन बी स्प्रेड और एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं प्रिवेंट कर सकती है। यूज अ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल एक्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 2 रीजन। पहली बात तो कॉन्डम जो है ये बर्थ कंट्रोल मेथड है, इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। दूसरा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रोकता है। क्यों? क्योंकि मेल पेनिस के ऊपर ये लगाया जाने वाला एक ऐसा मेथड है जिससे मेल पेनिस जो है कॉन्टेक्ट में ही नहीं आएगा वेजाइना के, तो कैसे बीमारी फैलेगी। ठीक है, हाउ डज द, तो ये बता दिया यूज ऑफ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द सेक्सेस, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को भी रोकता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोकता है। नाउ हाउ डू द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प्स इन द अवॉइडिंग प्रेगनेंसी? नंबर 2, व्हाट इज सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, हाउ डज इट इफेक्ट द हेल्दी सोसाइटी? चलो देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम खाते हैं तो उनमें क्या होता है पता तुम्हें? जो आपकी बॉडी में हार्मोन निकलते हैं ना, उन्हीं का सिंथेटिक फॉर्म होता है, हम उसको बना लेते हैं लैब में और फिर उसको आपको खिलाया जाता है। बेटा ये आपकी बॉडी में ऐसे चेंज कर देती है कि आपकी या तो आपका ओवरी से ओवा नहीं निकला तो फेलोपियन ट्यूब में आ ही नहीं पाएगा, वो रोक देती। तुम बताओ, फर्टिलाइजेशन रोकना है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। स्पर्म अगर घुस रहे हैं तो उनको ऊपर चलने से रोक देगी। तो ये आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस कर देती है कि होगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा।
द हार्मोनल पिल विच इज टेकन बाय द फीमेल आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन एंड अप, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है ये लिया जाता है। और ये बहुत सारी होती है, 28 डेली होती है, कोई हफ्ते में एक बार होती है, जैसे सहेली एक है जिसको हफ्ते में एक बार लेते हैं। इट विल चेंज द साइक्लिक इवेंट ऑफ द ओव्यूलेशन, ठीक है, चेंज कर देता है, या तो ओव्यूलेशन नहीं होने देता है या तो रोक देता है, ठीक है। और इस जिसकी वजह से क्या होता है, मैच्योर ओवम इज नॉट अवेलेबल इनटू द फैलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर आपके पास ओवा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन किससे करोगे, कद्दू से, ठीक है। सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके गर्भ में फीमेल है और फिर आप जानबूझ के इसको मार दें, दिस इज कॉल्ड एज सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इट मींस द फीटस इज फीमेल, इट इज किल्ड एंड एक्सट्रैक्टेड एंड इट इज द नोइंगली आप ये कर रहे हैं, है ना, और इससे सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। व्हाट आर द वेरियस मेथड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, इलैबोरेट एनी वन मेथड। बहुत सारे मैकेनिकल बैरियर के अंदर कॉन्डम आता है, ड्रग्स के अंदर ओरल पिल्स आती है जो कि क्या कर देती हैं, इट विल चेंज द पैटर्न ऑफ ओव्यूलेशन, ओवा इज नॉट अवेलेबल इनटू द फैलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आईयूसीडी, कॉपर टी फिटेड इनटू द यूट्रस, स्पर्म गोइंग टू नॉट एंटर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, देन हाउ द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। सर्जिकल मेथड, परमानेंट मेथड, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब वैसा डिफरेंशिया को कट कर दोगे तो स्पर्म ऊपर जा ही नहीं पाएगा, मेल पेनिस से बाहर नहीं आएगा। फैलोपियन ट्यूब को कट कर दोगे तो आपका जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया मैकेनिकल बैरियर, ये हम लोग कहीं डिस्कस कर चुके हैं। डायफ्राम, जैसे एक वो होता है ना कॉन्डम, वैसे ही डायफ्राम्स और कैप्स होते हैं, ये फीमेल में यूज किए जाते हैं, सर्विक्स वाले एरिया में फंसा दिए जाते हैं ताकि स्पर्म जो है वो ऊपर ना आए। चलिए, इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, in spite of young stamen being removed artificially, the flower produces fruit. Provide a suitable explanation for this situation. एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के दो फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, तुम्हें यही कंसिडर करना है, 11वीं में तुम पहुंचोगे तो कहानी थोड़ी सी बदलेगी, ठीक है। इफ द यंग स्टेमन, अगर उस प्लांट का आर्टिफिशियली हमने यंग स्टेमन मेल पार्ट मतलब स्टेमन काट दिया, ठीक है, तो उसके पास फिर भी जो है तो पिस्टल है। अब अपने मन का कोई भी पॉलिनेशन ग्रेड उसके ऊपर छिड़क दो। अब ये कौन सा पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात। अगर आपने किसी फ्लावर का मेल पार्ट स्टेमन कट करके निकाल दिया, अपने मन का पोलन ग्रेन उसके ऊपर गिरा रहे हो, अब तुम गधे और घोड़े मतलब कद्दू में तुम बैंगन के गिराओगे तो नहीं होगा, सेम ही स्पीशीज मतलब आप कलर वाले दूसरे कलर वाला फ्लावर चाहते हो तब जो है तो आप पोलन ग्रेन गिराओगे, तो ये कैसा पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू अनदर फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सच एज इंसेक्ट, बीज, विंड, वाटर, इट कॉजेस क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आफ्टर द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। समझ में आई बात। चलो, reproduction is essentially a phenomena that is not for the survival of an individual but stability of the species. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसे अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है उसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन से मिलती है। Thus, these phenomena essential for the survival. देखो, जीवन जीने के लिए एनर्जी चाहिए है, इस एनर्जी के लिए आपके पास न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो आप इसे सर्वाइव कर पाते हैं। पर बेसिकली आपका जन्म भी तो होना जरूरी है, पर तो अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए कॉपी करना पड़ेगा और रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज पैदा होंगी और आपकी स्पीशीज की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो भैया सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, पर जो है तो आपको पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, यही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, जस्टिफाई, सेम चीज पढ़ लेते हैं। अ स्पीशीज ऑक्यूपाई द वेल, देखो ये एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा, ध्यान से सुनो, दीज आर द एनसीईआरटी की लाइन, समझ में देखो ध्यान से। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन, इट इज वेरी ट्रू, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अ स्पीशीज ऑक्यूपाई, देखो ध्यान से, स्पीशीज ऑक्यूपाइड अ वेल डिफाइंड नीश, नीश का मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जिसपे वो रह रही है, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम, यूजिंग दिस एबिलिटी, ध्यान से सुनना, यूजिंग इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है उसे उसका नीश कहते हैं, उस एनवायरनमेंट को यूज करके वहां पे वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन
डीएनए में कॉपी होती है और एक कॉपी जो है, मतलब डीएनए की कॉपी हुई और एक कॉपी, एक सेल से दो सेल बनती है तो दोनों सेल में एक एक कॉपी चली जाती है, ठीक है। और इस तरीके से जो है डीएनए कॉपी होकर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। जैसे आपने देखा कि आपने एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बनाए थे मियोसिस से, ठीक है। अब डीएनए कॉपी हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में एक स्पर्म कोई भी चला जाएगा ओवा के साथ मिलकर, ठीक है। दिस कॉपिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस विद कंसिस्टेंसी इन द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन एंड द फीचर। आप क्यों डीएनए को कॉपी कर रहे हो, क्यों मियोसिस कर रहे हो? ताकि 23 क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में जाए, ताकि 46 क्रोमोसोम उसके बॉडी में बने रहे। एक्स से मिलेगा तो 46 हो जाएगा। तो आप बेसिक बॉडी डिजाइन मेंटेन करना चाहते हैं, अदरवाइज हर सेल में 92 क्रोमोसोम्स बने रहेंगे, विच अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीश। अब बॉडी डिजाइन मेंटेन रहेगा तो आप पर्टिकुलर नीश को यूटिलाइज कर पाएंगे। पता चला 92 क्रोमोसोम हो गए तो तुम नीश में मर ही गए, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट इज, टेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच मोड। प्लेनेरिया, रीजनरेशन, हाइड्रा, बडिंग, राइजोपस, स्पोर फॉर्मेशन, कई बार बात कर चुके हैं। We can develop new plant from the leaves of bryophyllum. Yes, we can. Sporulation या spore formation, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं आप, sporulation या spore formation. क्लियर है? कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका मन करे। The leaves of bryophyllum जो है इनके देखो छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं। बर्ड से क्या हो जाता है, एजेस पे छोटा सा प्लांटलेट बन जाता है। प्लांटलेट जमीन में गिर जाता है और नया प्लांट बना लेता है, ठीक है। 44th क्वेश्चन, डिफाइन द पॉलिनेशन। ये हो चुका है सेम टू सेम, ठीक है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन, इफ द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेम फ्लावर ऑफ द, if the pollen grain is transferred from the stigma, from the anther to the stigma of a same flower, or from the anther to the stigma of the different flower of the same plant, this is called as self pollination. If the flower and plant both are different, then this is called as cross pollination. pollen grain जो होता है वो स्टिग्मा में वो अलग अलग मेथड से जो है दिया जाता है। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर मैंने बताए थे। विंड वाटर से दिया जाए एबायोटिक, कोई इंसेक्ट दे दिया जाए बायोटिक, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा में लैंड होता है। उसके बाद पोलन ग्रेन क्या डेवलप करता है, पोलन ट्यूब। फिर पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट आते हैं। पोलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल में एंटर करती है और वो जाकर एक मेल गैमीट आपका एक्स सेल से फर्टिलाइज कर जाता है। फर्टिलाइज करने के बाद ये क्या बनाता है, इट विल मेक्स द जाइगोट, और यही जाइगोट ओव्यूल के अंदर क्या बना लेता है, एम्ब्रियो। अब ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो बनना है उसे हम कहते हैं सीड, ठीक है। और ओव्यूल के बाहर क्या होती है, ओवरी, व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रूट, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल शोइंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड एंट्री इनटू द ओव्यूल। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पॉलिनेशन क्या होता है, द डिलीवरी ऑफ पोलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा from the anther, this is pollination. Fertilization क्या होता है, fusion of male and female gamete, this is called as fertilization. Pollination is a physical process, ये एक biological process है fertilization. Site of fertilization कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर होती है, ठीक है। और ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर। और प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट होता है। अब अगर एक नीट लेबल वेल लेबल डायग्राम बनाना हो तो आप लोगों को मैंने डायग्राम बनाना इसका सिखाया हुआ है। आप डायग्राम प्रैक्टिस सेशन जो है मैंने आप लोगों को बकायदा इसका डायग्राम सिखाया हुआ है, एक अलग से सेक्शन लिया हुआ है बेटा। डायग्राम प्रैक्टिस सेशन में इसका मैंने आप लोगों को एक डायग्राम सिखाया हुआ है, सारे बच्चे जो है उसको जाके देखेंगे। हैंड राइटिंग तो तुम्हारे सेशन की जल्दी जल्दी के चक्कर में दिन पर दिन इतनी प्यारी होती जा रही है मेरी, ठीक है, इतनी प्यारी होती जा रही है, तो मैंने एक डायग्राम प्रैक्टिस सेशन लगाया है, ठीक है। प्लीज मेरी हैंडराइटिंग को भूल जाओ अभी, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान से देखो, पोलन ग्रेन लैंड हुआ, फिर पोलन ग्रेन में क्या डेवलप हुई, पोलन ट्यूब। अब देखो इसमें कितने मेल गैमीट दिख रहे हैं आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, पर हमें एक ही से मतलब है। अब ये पोलन ट्यूब आई और ये ओव्यूल के अंदर घुस गई, ठीक है। ये जिस चेंबर के अंदर घुस रही है इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन बैठा हुआ है, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट के साथ जो है आपका मेल गैमीट फ्यूज कर गया और बना लिया जाइगोट। अब ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। जैसे ही एम्ब्रियो बनता है वैसे ओव्यूल को क्या कहने लगते हो, सीड। और ये ओवरी जो होती है मोटी हो जाती है, इसको कहते हैं फ्रूट, ठीक है। भूषण भैया ऐसे चला दो यार। चलो नेक्स्ट 46th क्वेश्चन देखते हैं क्या, एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। सब जितने डायग्राम बायोलॉजी में हैं, अड्डा 247 9th एंड 10th चैनल पे मैंने आप लोगों को सारे डायग्राम
डायग्राम बनाए, फ्लावर कैसे बनाते हैं, पोलन पिस्टल कैसे बनाते हैं, सारी चीजें सारी। अगर आपने वो डायग्राम अभी तक नहीं देखा है, वो देखना बहुत 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 जरूरी है बच्चों। मैंने हर एक डायग्राम आपको बना के दिखाया है। चलो देखते हैं। स्टेमन एंड कार्पल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, स्टेमन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है स्टेमन? स्टेमन में ये होता है एंथर और ये होता है बच्चों जी फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, तो एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्पल। ठीक है, कार्पल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पल के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा। स्टिग्मा से स्टाइल मारती गर्दन, और स्टिग्मा ये हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड करता है। ठीक है, स्टाइल, इसमें पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, और ये हो गई ओवरी। ओवरी के अंदर इस तरीके से होता है ओव्यूल। ठीक है, ये होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एक छोटा सा चैम्बर, इसके अंदर होती है एग सेल, और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, समझ में आई बात? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, इसकी वजह से जाइगोट बनता है। ठीक है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, देखो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, यहाँ से एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, यहाँ से एंटर करती है। इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट पाए जाते हैं, एक ये एक ये। एक मेल गैमीट जाके इससे फ्यूज हो जाता है, और ये एग जो है मेल गैमीट से फ्यूज होकर क्या बनाएगा? जाइगोट। अब जाइगोट जो है, ध्यान से सुनना, अब जो जाइगोट है बेटा, अब जाइगोट यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब जाइगोट की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा? धीरे से एम्ब्रियो बन जाएगा। अब बेटा ये पूरा सीड क्या, ये पूरी चीज क्या कहलाने लगेगी? सीड। अब ये ओव्यूल नहीं है, ये सीड हो गया, और ये ओवरी हो गई। क्लियर है? आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज गिव द रीजन। ठीक है, गिव द रीजन। प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली essential for fetus. Blocking of vas deferens prevent the pregnancy. Wind act as a pollinating agent. Use of condom prevent the pregnancy. Blocking the fallopian tube prevent the pregnancy. चलो, placenta is very very essential structure for the fetus because of the placenta, nutrient going to deliver from the mother to the body and excretory waste delivered to the body from the fetus. Clear है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, ब्लॉकिंग ऑफ द वासा डिफरेंशिया। देखो वासा डिफरेंशिया को यहाँ से हमने कट कर दिया है। देखो यहाँ से वासा डिफरेंशिया को हमने कट कर दिया, तो स्पर्म अगर यहाँ से आएगा भी तो ऊपर नहीं जा पाएगा, वहीं पे फेगोसाइट हो जाएगा, WBC खा जाएंगी। तो अगर आप वासा डिफरेंशिया को ब्लॉक कर देते तो स्पर्म ऊपर नहीं जा पाता, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। यस, विंड एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। विंड से, हवा से जो है, जो पोलन ग्रेन होते हैं, दीज आर लाइट इन वेट सो दैट दे कैन फ्लो इनटू द एयर एंड लैंड इनटू द स्टिग्मा, सो दे इट एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। Condom will insert it into the male penis and it will prevent the pregnancy. Yes, because sperm is not going to deliver into the vagina. If the fallopian tube is cut down, अगर आप इसी तरीके से fallopian tube को काट देंगे तो भैया ओवा fallopian tube में नहीं आ पाएगा। अब ओवा मैम कहाँ जाएगा, कहाँ चला जाएगा बेटा? WBC खा जाएंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। नेम एनी 2 areas related to the reproductive health which can improve over the past 50 years in our country. Reproductive health is the state of physical, emotional, mental, social well-being in relation to sexuality. आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत स्वस्थ हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना इट इज नॉट अ गुड हेल्थ। आपको मानसिक विक्षिप्त हैं लोग, दिमागी तौर से बीमार है, फिर बच्चे पैदा कर रहे हो, क्या हेल्दी हो तुम? नहीं, मेंटली सोशली आपको हेल्दी होना जरूरी है, साथ ही साथ सेक्सुअलिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस, अगर आप एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं तो इससे आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट होंगी। दूसरा, अगर आप बहुत अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो कंटिन्यूसली आप जो है हेल्दी चेकअप्स लेते रहेंगे, जिससे यू कैन प्रोड्यूस अ गुड हेल्दी चिल्ड्रंस। बेटर सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस रहेगी तो आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बच जाएंगे, बहुत बच्चा नहीं पैदा करोगे यार। ठीक है, उसके बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी, आप एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी आप अवॉइड कर सकेंगे। आपको ये पता रहेगा कि 2 बच्चों के बीच में गैप कितना रखना है तो आप रख सकते हैं। देखो पास्ट 50 सालों में हमने ट्रिमेंडसली इंप्रूव किया है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को इन्वेंट किया। इवन इंडिया जो है पहला ऐसा कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग शुरू की थी, नहीं तो कोई भैया हमको जरूरत भी है ना। अवेयरनेस ऑफ द एडवांटेजेस हमने सबको बताया, चिपकाया, दीवारों पे लिख दिया कि भैया ऐसा है कि स्मॉल फैमिली के क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, चलिए ट्रेस द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द फ्लावर फ्रॉम गैमीट फॉर्मेशन टू द फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है।
आपको ये पता है कि ओव्यूल के पास एक सैक होता है, एक चेंबर होता है। देखो इस चेंबर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसे हम क्या कहते हैं, भैया भूषण बंद कर दो एसी। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल जर्म सेल जिसे हम कहते हैं एग सेल। पोलन ग्रेन गिरा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई, इसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, हमें मतलब सिर्फ एक ही से है। इसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, एक ये और एक ये, पर हमें मतलब एक ही से है। पोलन ट्यूब से मेल गैमीट यहाँ पे आया और फ्यूज हो गया। अब इस सैक के अंदर क्या बन गया बच्चों जी, जाइगोट। सैक मतलब चेंबर के अंदर जाइगोट। चेंबर कहाँ है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, ये क्रॉस पॉलिनेशन एंड वो पॉलिनेशन दिखा रहा है। अब आपको चेंजेस बताने हैं, क्या चेंजेस है। जैसे ही ट्यूब ग्रो होती है, ठीक है, ये ओवरी जैसे ही ट्यूब ग्रो होगी उसके बाद आपके मेल गैमीट ट्यूब से ट्रैवल करते हुए ओवरी की ओर बढ़ने लगेंगे। फिर उसके बाद जो है, हाँ, अब tube grows out of the pollen grain, travels through the style to reach ovary. Germination of pollen on the stigma. The male germ cell produced by the pollen grain fuses with the female gamete. Fertilization हो गया. After the fertilization, it will make the zygote. Zygote बार-बार divide होगा, it will make the embryo within the ovule. ठीक है. अब ये जो ovule है, इसके चारों तरफ एक hard coat बन जाएगा जिसको हम कहते हैं seed coat, और अब इसे हम कहते हैं seed. और ovary भी मोटी हो जाएगी, mature हो जाएगी, swollen हो जाएगी, ripe हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं fruit. जितने भी सेपल पेटल हैं श्रिवल ऑफ हो जाएंगे, शेड आउट हो जाएंगे, और अब आपका एक फ्रूट है जिसके अंदर एक सीड बना हुआ है। ठीक है, दैट इज इट। 50वां क्वेश्चन, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ही चीज बार बार है तो ये आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होगी भैया। अब सब एक ही बार, गैमीट और जाइगोट में क्या अंतर होता है। ठीक है, द जर्म सेल दैट आर फ्यूज्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज गैमीट। इट इज अ जाइगोट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट अनफर्टिलाइज्ड सेल्स हैं जबकि जाइगोट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। इससे सिर्फ ये गैमीट सिर्फ एक पेरेंट से आता है जबकि जाइगोट दोनों पेरेंट से आता है। ठीक है, तो ये लिख लेना आप। इंपॉर्टेंस ऑफ गैमीट एंड जाइगोट। गैमीट आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स जो कि सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के दौरान इन्वॉल्व होती है। गैमीट आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। गैमीट के अंदर जैसे स्पर्म है, स्पर्म के अंदर मेल का पूरा डीएनए है, एग के अंदर फीमेल का है, और इस तरीके से ये अपने क्रोमोसोम का नंबर भी मेंटेन करते हैं। भैया स्पर्म के पास 23 है, ओवा के पास भी 23, तभी ना 46 होगा। The two fusing gamete possess the characteristics of parent. भाई स्पर्म के पास मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ओवा के पास फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, दोनों कैरेक्टर एक ही जगह पे आ जाते हैं और क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन हो जाता है। जाइगोट इज द नेम गिवन टू द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पहली सेल है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, और इसके बाद इसमें माइटोसिस, कौन सा डिवीजन होता है बेटा जी, माइटोसिस, और इससे बहुत सारी सेल बनती है और एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये पढ़ना है। 51 सेल, लेबल द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और ये बनाने के लिए भी आता है। भगवान के लिए डायग्राम प्रैक्टिस सेशन जरूर देखिएगा बच्चों। क्या देखना है आपको डायग्राम प्रैक्टिस सेशन जरूर देखना है ताकि आप डायग्राम बनाना सीख सके, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम आएंगे। अब आपको बताना है 1 क्या है। 1 है यूरेटर, यूरेटर से ही घूमती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूरेटर से घूमती है कौन, वासा डिफरेंशिया। तो 4 है आपकी वीडी, वासा डिफरेंशिया। उसके बाद ये गोलू गोलू क्या है, बरातियों का स्वागत किससे करना था, सेमाइनल वेसाइकल से। सेमाइनल वेसाइकल में क्या होता है बच्चों, फ्रक्टोज। किसी महिला का अगर रेप हो जाए तो उसके वजाइना में अगर फ्रक्टोज मिल रहा है तो मतलब रेप हुआ है, फ्रक्टोज नहीं मिल रहा है मतलब रेप नहीं हुआ है। तो फीमेल वजाइना जो होती है हाईली एसिडिक होती है, वहां फ्रक्टोज कैसे आएगा, तो इससे आता है फ्रक्टोज। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 क्या है बेटा, 3 क्या है, 3 कुछ नहीं होता, ये यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से आप सीमेन भी बाहर करते हैं और यूरिन भी बाहर करते हैं। ठीक है, चलिए सेम सेम सेम। ठीक है, 3 यूरेथ्रा, सही बताया मैंने। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, फंक्शन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या निकलता है, सेमाइनल वेसिकल साथ में साथ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ ऐसे फ्लूइड निकालते हैं जिससे स्पर्म अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाता है, उसे एनर्जी मिलती है। सेमाइनल वेसिकल बेसिकली न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती रहे। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड तेजी से चलने के लिए वो देता है। ठीक है, यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरेथ्रा कहाँ खुलता है, मेल पेनिस से, जिससे इजैकुलेटरी फ्लूइड भी बाहर आता है और साथ ही साथ क्या बाहर आता है, सीमेन भी। चलिए, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट। ओवरी, ओवरी क्या बनाती है, ओवरी हार्मोन निकालती है और ओवरी ओवा बनाती है। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, 2 होती हैं, एक इधर और एक उधर, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। यूट्रस क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, और यूट्रस मेंस्ट्रुएशन से भी क्वेश्चन आता है, यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इफ द एम्ब्रियो इज नॉट गोइंग टू इम्प्लांट, द हर मंथ में, इन एवरी मंथ, यूट्रस वॉल कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये हर महीने शेड आउट होकर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बाहर आती है। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ठीक है बच्चों जी, चलो 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 चलो, ठीक, क्लियर।
आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ये कई बार हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ओके 53 स्टेट पढ़ ही लेते हैं एक बार, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है? डिस्क लाइक टिश्यू है, यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में होता है, ठीक है। और कब बनता है? आफ्टर द इम्प्लांटेशन। देखो इसमें एम्ब्रियो के साइड से ऐसे विलाइज होते हैं और यूट्रस के साइज भी आते हैं और दोनों ऐसे करके फंस जाते हैं एंड दे विल मेक द प्लेसेंटा, ठीक है। ओके फंक्शन मैंने बताई दिए प्लेसेंटा के। चलो स्टेट द ब्रीफ द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द फर्टिलाइज एग। ओहो एग जब फर्टिलाइज होता है इनटू द ओविडक्ट, फर्टिलाइज एग जाता है जाइगोट में और यूट्रस में इंप्लांट हो जाता है। यूट्रस में इंप्लांट होने के बाद क्या बनता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेता है और क्या बना लेता है? एम्ब्रियो। धीरे धीरे ये एम्ब्रियो बेबी बन जाता है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, बच्चा नीचे आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिलीवरी। समझ में आई बात, ठीक है। इफ द ये आया मेंस्ट्रुएशन पे क्वेश्चन। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, देन द थिकन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस गेट शेड आउट फ्रॉम द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। फीमेल जो बॉडी होती है बहुत ही आशावादी बॉडी होती है। हर महीने वो अपने यूट्रस को मोटा करती है, इस बार तो मैं माँ बन के रहूंगी, इस बार तो मैं माँ बन के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फीमेल बॉडी जो होती है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा आशावादी होती है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होती है। बेटा उसके पास दिमाग थोड़ी है यूट्रस के पास कि उसको पता रहेगा कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। बेचारी, तुमको पता है फर्टिलाइजेशन पता चल जाता है महीने में कौन से दिन तक? 8वें महीना जब शुरू होता है। जैसे मान लो मेंस्ट्रुएशन आज 1 तारीख को खत्म हुआ, तो 1 से लेकर 10 तारीख तक समझ में आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। पर उसके बावजूद एंडोमेट्रियम की तैयारी कब तक चलती रहती है? महीने के 25 से 26वें दिन तक तैयारी चलती रहती है, बहुत आशावादी रहती है। पर लास्ट में जब उसको पता चल जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो भैया आपका पूरा जो एंडोमेट्रियम जो थिक होता है हर महीने, वो शेड आउट होकर बाहर हो जाता है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो भैया जाइगोट जो फेलोपियन ट्यूब में बना है वो नीचे आएगा और वो जाके आपके यूट्रस में फंस जाएगा। कैसे फंसेगा? ऐसे जो बच्चा होता है, बच्चा एक झिल्ली के अंदर होता है, झिल्ली से छोटे छोटे से हाथ जैसे निकलेंगे, यूट्रस से भी निकलेंगे और दोनों ऐसे जाके फंस जाएंगे और ये बन गया प्लेसेंटा। क्लियर है? सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये आई थिंक ओके। इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस दैट वी डिडंट टेक। समझ में आ गई बात? ध्यान से सुनो। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा जो देखो, और सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा रिप्रोडक्शन में कोई और सवाल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी बात को मानो, विश्वास करो। जितने क्वेश्चन मैंने तुम्हें एग्जाम पैक में दे दिए हैं, करीब 53, 54 मतलब 60 के आसपास क्वेश्चन है, क्योंकि 3-4 रिपीटेड थे। इसके अलावा कोई और सवाल इस चैप्टर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पैसेज बेस आ जाए वो चेंज हो सकता है, पर आंसर यही रहेगा। इसकी पीडीएफ आपको अड्डा 247 की ऐप पे मिलेगी, तो प्लीज ऐप जरूर डाउनलोड करिए। पूरे YouTube में बायोलॉजी इतनी ज्यादा किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाई होगी जितनी तुम्हारी मैम ने पढ़ाई है। तो मैं ये उम्मीद आपसे करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वो सब आप लिख के आएंगे, क्योंकि अगर आप लिख के नहीं आएंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। वो सब जो है तो ये मान लो गोबर ही है, तो वो चीजें गोबर में ना जाए, ठीक है, गौमूत्र ना बन जाए, इस बात का विशेष तौर से याद रखिए। और अगर आपको चांस मिला है, ठीक है, तो उसको यूज करिए, ठीक है, यूज करिए। ऐसा ना हो कि समय निकलने के बाद आपको समझ में आए कि भाई हमारे पास चांस था, हमने यूज नहीं किया। हर एक सेशन आप बायोलॉजी का लगाइए। अगर आपको बायोलॉजी अभी भी 0 आती, कुछ नहीं आती, तो मेरी गारंटी ये है कि जब आप 4 मार्च को पेपर देने जाएंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता, पर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। इससे ज्यादा मैं सीना ठोक कर क्या ही बोलूंगी, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है, अगर जो भी आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट है बच्चों जी। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये, अच्छा ये तो अभी बैच नहीं चल रहा है, पर अगर आपको आपकी नीट, अगर आपके कोई भाई बहन नीट का बैच लेना चाहते हैं, मैम पढ़ाती है उसमें Y547 कोड। आई होप सारी प्लेलिस्ट है, 1 शॉट की प्लेलिस्ट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इनटू द वेबसाइट, इनटू द प्लेलिस्ट। आप देखो 1 शॉट सारे बन चुके हैं, एवरीथिंग पैक, एग्जाम पैक सबका रिव्यू जो बन चुका है। 3रा चैप्टर है ये, बाकी 2 चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी। टॉप 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, डायग्राम प्रैक्टिस हो चुकी है। वेकअप सेशन में आपने बहुत सारा कुछ वेकअप में पूरे NCERTs पढ़ ली हैं, तो आपकी तैयारी तो ऑलमोस्ट डन ही है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया। शेयर द सेशन, इतना प्यारा जो सेशन बनाया पूरी दुनिया में शेयर करिए, आग लगाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।